अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। लेसर की एक दो छोटी छोटी चीजें लगी हैं, वो देख लें, फिर लेसी कराता हूं। डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर, डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर की एनआईएल इनिशियली कैसे कैलकुलेट होगी? या तो पीवी ऑफ जेएल या फिर फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। डीलर मैन्युफैक्चरर सिर्फ फेयर वैल्यू। तो डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर हो तो इसकी एनआईएल इनिशियली तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो फेयर वैल्यू है या फिर एक और रास्ता है पीवी ऑफ जीआईएल। इम्प्लिसिट रेट का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने कुछ दिन पहले सिखाई थी बात, कि एक एसेट की फेयर वैल्यू है 2 लाख और ये लेसर आज कैश पे बेच के इतने पैसे ले सकता था। डीलर लेसर की बात कर रहा हूं। 2 लाख फेयर वैल्यू है, ये इसको अभी बेच के पैसे ले सकता था। इसने पैसे अभी लिए नहीं, डेफर कर दिया, और इसकी बजाय उसने जो रेंटल्स की शक्ल में पैसे लेने हैं उनका टोटल बनता है लेट से 2,65,000। तो इम्प्लिसिट रेट का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं रिपीट कर रहा हूं कि लेसर ने, डीलर लेसर ने वो एसेट जो आज 2 लाख रुपए का बेच देना था और कैश लेना ना था, लीज पे दे दिया, तो उसने वो 2 लाख रुपए डेफर कर दिया ना। वो 2 लाख रुपए आज नहीं लिए, उसके बदले कितने पैसे लेगा? 2,65,000 टोटल मिला के। तो इम्प्लिसिट रेट का क्या मकसद है जिंदगी का? वो इस 65,000 को ओवर द पीरियड फैला रहा है। इम्प्लिसिट रेट का काम है, जो इफेक्टिव रेट का था, कि ये जो 65,000 है इस 65,000 को वो ओवर द पीरियड फैला रहा है। अगर इसका इम्प्लिसिट रेट, ऐसी मैं खुद ही अज्यूम कर रहा हूं, अगर इसका इम्प्लिसिट रेट आ गया 8%, तो इन रेंटल्स की पीवी 8% पे कितनी आएगी? 2 लाख। देखें, इम्प्लिसिट रेट का मकसद है कि लेसर आज ये पैसे ले लेता तो पूरे 2 लाख लेता, लेकिन अगर वो इतने साल कुर्बानी दे रहा है, पैसे नहीं ले रहा, तो इस पे वो 65,000 रुपए कमा रहा है। ये पुरानी बात कर रहा हूं मैं इम्प्लिसिट रेट की। तो इम्प्लिसिट रेट की जिंदगी का मकसद क्या है? कि वो इस 65,000 को ओवर द लीज टर्म फैला देगा। अगर जीआईएल की 8, इस मिसाल में अगर 8% इम्प्लिसिट रेट है, अगर जीआईएल की प्रेजेंट वैल्यू निकालें 8% पे, तो कितनी आएगी? 2 लाख। और अगर 10% पे निकालें, नहीं नेगेटिव नहीं, 2 लाख से कम आएगी, ज्यादा आएगी? 10% पे डिस्काउंट करें तो कम आएगी। डिस्काउंट रेट्स बढ़ा लेंगे तो मैं वो पक्का रखना चाह रहा था ना, पक्का। अगर जीआईएल की डिस्काउंटिंग 8% पे करें तो आंसर फेयर वैल्यू के बराबर आएगा, क्योंकि 8% बना ही इसलिए। अगर इसकी डिस्काउंटिंग 10% पे करें, मतलब 8 से ज्यादा, तो प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख से कम आएगी, और अगर 6% पे करें तो ज्यादा आएगी। अगर मार्केट रेट 6% है, यानी मार्केट में रेट 6% चल रहा है, जबकि लेसर ने 8% चार्ज किया हुआ है। एक बात ऐसी समझा रहा हूं, उसका कंफ्यूजन बता दूंगा, करना तो वही है, बस समझा रहा हूं। मार्केट में 2 लाख का बिकता है एसेट, और लेसर मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। मार्केट में 2 लाख का बिकता है, लेसर मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, क्योंकि मार्केट में 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो लेसर ने यकीनन फिर ज्यादा रेंटल्स रखे होंगे, क्योंकि इसने ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया इसके अंदर। अगर 6% मार्केट में रेट हो तो जीआईएल की पीवी 2 लाख आएगी, 2 लाख से कम आएगी, 2 या 2 लाख से ज्यादा आएगी?
हैं 2 लाख लेट से 15,000 आ जाती है। और अगर मार्केट रेट है 10%, वालेकुम अस्सलाम, तो उसकी पीवी अब 2 लाख से, चले मैं कहता हूं 75 आएगी। सेल्स इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगी और इंटरेस्ट इनकम ओवर द पीरियड। एक बात समझा रहा हूं, अगर तो पहुंच गए उस बात तक तो ठीक है, एम ही कर रहा हूं नॉलेज के लिए। अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, सवाल में क्या करना है वो बता देता हूं। यानी इसका कंक्लूजन मैं वहां तक पहुंचा रहा हूं कि सवाल में क्या करना है। लेसर की मैंने कहा एक तो चीजें रह गई हैं वो करा के तो फिर मैं लेसी पे आता हूं। सीफैप में ज्यादा टेस्टिंग लेसी की है। यहां पर मैंने इतनी बात की है कि इंप्लिसिट ट्रेड की जिंदगी का मकसद यह है कि फेयर वैल्यू और जो कल को कैश रिसीव करना है। फेयर वैल्यू से क्यों कंपेयर कर रहा हूं उसको, क्योंकि अगर ये आज ही चीज बेच के कैश ले लेता तो 2 लाख रुपए ले लेता। अब अगर ये पैसे बाद में लेगा तो ज्यादा ले रहा है। तो इंप्लिसिट ट्रेड की जिंदगी का मकसद क्या है कि इस 65,000 को ओवर द लीस्ट टर्म फैला दे। अब मैंने कहा कि अगर मार्केट में रेट 6% चल रहा है जबकि ये लेसर 8% रेट चार्ज कर रहा है तो ये ज्यादा रेंटल ले रहा है ना। और अगर मार्केट में रेट 10% चल रहा है तो ये कम ले रहा है। आईएस का मिजाज ये है कि अगर तो वो ज्यादा रेट कमा रहा है, मार्केट से ज्यादा रेट कमा रहा है तो बस ठीक है, कमा रहा है तो कमा रहा है, कमाए, ओवर द पीरियड इंटरेस्ट इनकम ज्यादा बना ले। लेकिन अगर वो मार्केट से कम रेट कमा रहा है, अगर वो मार्केट से कम रेट कमा रहा है तो इसका मतलब है शायद इसका प्रोडक्ट कोई इतना अच्छा है नहीं। पता नहीं बात समझा पा रहा हूं कि नहीं दोबारा। 2 लाख रुपए फेयर वैल्यू है, अगर ये डीलर आज ही इसको बेच देता तो इतने रुपए कमा लेता। फेयर वैल्यू जो है ना वो एक मिसाल मार्केट वैल्यू है, वरना फेयर वैल्यू तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो ये 2 लाख रुपए का अगर एसेट बेच देता और आज ही कैश ले लेता, लेकिन लीज करने से क्या हो रहा है, पैसे डिले कर रहा है और उस बात का ही 65,000 कमा रहा है। तो अगर इस सारी ट्रांजेक्शन पे ये 8% कमा रहा है लेकिन मार्केट में रेट 6% चल रहा होता तो आईएस का मिजाज ये है कि वो ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहा है, ठीक है कमाए कमाए। लेकिन अगर वो मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट ले रहा है, अगर वो इंटरेस्ट रेट मार्केट से कम ले रहा है तो यकीनन इसका प्रोडक्ट को उतना अच्छा है नहीं, वरना लोग इसको ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते। तो इस खामी का असर आईएस का मिजाज ये है कि वो सेल्स रेवेन्यू को हिट करना चाहिए। अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहा है ना मार्केट से तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो मार्केट से कम इंटरेस्ट ले रहा है तो फिर उसका प्रोडक्ट इतना ठीक नहीं है। तो वो जो मार्केट से कम इंटरेस्ट ले रहा है उसका इंटरेस्ट इनकम को हिट देने की बजाय आईएस चाहता है कि वो सेल वैल्यू को हिट पड़े, प्रोडक्ट की सेल्स को कम रिकॉर्ड करे। तो रूल ये है कि इंप्लिसिट रेट और मार्केट रेट अगर ये दोनों अवेलेबल हैं तो रेंटल कैलकुलेशन तो बहरहाल वैसे ही होगी। अगर सवाल में रेंटल कैलकुलेशन पूछ ली तो रेंटल कैलकुलेशन तो वैसे ही होगी जो उसने ओरिजिनली इंटरेस्ट रेट रखा है। अगर रेंटल कैलकुलेट करना पड़ा तो वो तो उसी रेट से ही होगा जो वो ओरिजिनल रेट रख रहा है। लेकिन सेल्स निकालने के लिए, लीज स्केड्यूल बनाने के लिए इसमें और मार्केट रेट में से जो हायर होगा वो यूज होगा। कॉन्सेप्ट दोबारा सुने, अगर इंटरेस्ट मार्केट से हम ज्यादा कमा रहे हैं तो प्रोडक्ट भी अच्छा है और हम इंटरेस्ट भी ज्यादा ले रहे हैं तो आईएस कहता है ठीक है, इंटरेस्ट ज्यादा कमा रहे हो तो कमाओ, ज्यादा अरसा इंटरेस्ट इनकम ज्यादा बन जाएगी। लेकिन अगर मार्केट से कम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, तभी हमें रेंट कम रखना पड़ रहा है। तो फिर इसका असर वो चाहते हैं कि सेल्स रेवेन्यू के ऊपर आना चाहिए। तो वो तब आ जाएगा अगर इसकी डिस्काउंटिंग अगर 8 पे कर ली तो क्या आंसर आएगा 2। तो वो कहते हैं जी आप ऐसा करें 10 पे डिस्काउंटिंग करें, उसका असर क्या निकलेगा, सेल्स कम आ जाएगी, तो सेल्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहा है मार्केट से तो ठीक है, सेल्स रेवेन्यू ने बढ़ाएं अपना, वो ठीक है 2 लाख, इंटरेस्ट इनकम ज्यादा शो करें। लेकिन अगर मार्केट से कम इंटरेस्ट है तो फिर इसका असर सेल्स रेवेन्यू पे डालें। अब इसमें करने वाली बात यह है जो मैंने अंग्रेजी में लिखी हुई है, पेज नंबर चैप्टर में 7 पे आए, चैप्टर में पेज नंबर 7 पेज नंबर 7। एक तो 7 के टॉप पे, एक तो 7 पेज के टॉप पे एग्जाम नोट टॉप राइट,
टॉप राइट एग्जाम नोट पढ़ लें, पहले ये पढ़ लें, उसके बाद ये दरमियान में एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल, इसका एग्जाम नोट भी पढ़ लें, फिर मैं समझाता हूं जो कमी रह जाएगी। जी पहले टॉप राइट पे जो एग्जाम नोट है उसमें लिखा हुआ है कि एनआईएल निकालने के दो रास्ते हैं, या तो फेयर वैल्यू या फिर पीवी ऑफ जीआईएल। अगर पीवी ऑफ जीआईएल है यानी आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, तो फिर आप मार्केट और इम्प्लिसिट इनमें से हायर वाला रेट लेंगे। और फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ जीआईएल प्रेफर्ड रास्ता कौन सा है? पीवी ऑफ जीआईएल। ये मैंने शुरू में की थी बात, यहां बेशक दोबारा लिख लें, मैंने आपको बताया था पहले कभी कि पीवी ऑफ जीआईएल और फेयर वैल्यू प्लस आईटीसी में से प्रेफर्ड रास्ता कौन सा है एनआईएल निकालने का? पीवी ऑफ जीआईएल। तो इसमें से प्रेफर्ड रास्ता पीवी ऑफ जीआईएल है। और कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल पिछली क्लास में कभी करा चुका था मैं, आपने कैलकुलेट कर भी दी थी, इसका एग्जाम नोट भी पढ़ लें कि अगर सवाल में इम्प्लिसिट रेट भी दिया हुआ है, मार्केट इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, तो अगर तो रेंटल कैलकुलेट करनी पड़ी तो वो तो इम्प्लिसिट रेट से ही होगी, लेकिन उसके अलावा सारी कैलकुलेशन, सारी अकाउंटिंग के लिए हायर वाला रेट यूज होगा। इसके लिए एक सवाल कैफ का ही है, वो बस लेसर पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, लेसी कराता हूँ मैं, वो जबानी देख लें, सवाल पढ़ें उसका सोल्यूशन देख लें, मैं कर लेता हूँ डिस्कस, कोई मसला हो तो। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज नंबर 2 पे आए, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेज 2, इसके एंड पे क्वेश्चन 6 है। ये कैफ का सवाल है, ये इसी पॉइंट के ऊपर बना हुआ सवाल था, छोटा सा सवाल है, ये सवाल पढ़ लें और उसका सोल्यूशन जबानी देख लें। वो था ना एक छोटा था जो लास्ट टाइम किया था, 2014 का सवाल किया तो था, वो कैफ में कर लेता है टेस्ट, तो सी फैप में ना ज्यादा मार्जिन लेसी में है उसके पास।
जी हाँ, हम कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अगर 265 की डिस्काउंटिंग मार्केट रेट पे करते तो पीवी 175 आ जाती। ऐसी मैंने खुद यूज किया है। हाँ जी, तो हम अब ये जो हम मार्केट से कम इंटरेस्ट कमा रहे हैं ना, आईएस का मिजाज ये है कि हम इंटरेस्ट कम नहीं कमा रहे, यकीनन हमारे एसेट की वैल्यू डाउन है, तो हम मार्केट रेट पे डिस्काउंट करें ताकि ये आंसर कम निकले और सेल्स कम रिकॉर्ड हो, सेल ओवर सेट ना हो। अच्छा, सवाल में क्या है, रेफ्रिजरेटर बेचते हैं, और ये जो लास्ट टाइम क्लास में सवाल किया था इसी तरह की बात है कि मैन्युफैक्चरर से हमें वो इतने डिस्काउंट पे मिल जाता है, तो इतने का हम बेचते हैं और इम्प्लिसिट रेट हम कमा रहे हैं इस ट्रांजेक्शन के अंदर 10%, जबकि मार्केट में रेट 15 चल रहा है। तो रेंटल कैलकुलेशन देखेंगे वो तो 10 पे ही की हुई है, लेकिन बाकी एनआईएल निकालने के लिए, लीज स्केड्यूल बनाने के लिए वो 10 और 14 में से हायर 14 यूज किया। तो बस यही है सवाल में। आपने कैलकुलेशन में कुछ पूछना है तो पूछें जी। हाँ हाँ, आ जाएगा, मैंने टेबल पूरा नहीं बनाया है। अच्छा, बनाया नहीं, बनाए पूरा आ जाएगा टेबल। टेबल एंड पे 0 क्यों हो जाएगा? हमने जो पहली दफा लीज रिसीवेबल डेबिट किया वो 14 पे डिस्काउंट करके किया, अब उसी पे 14 पड़ेगा तो एंड पे 0 ही होना है। बेशक रेंटल कैलकुलेशन 10 पे की हुई है, हुआ ये है कि फेयर वैल्यू है 3 लाख, पता नहीं 3 है कि नहीं, 3 ही है। इस पे हमने 10% बिल्ड किया और रेंटल निकाल लिया। अगर आप 3 लाख से टेबल शुरू करेंगे, 10% लगाएंगे तो रेंटल पे करके 0 होना है, लेकिन हमने क्या किया, यही रेंटल डिस्काउंट कर लिया 14 से, तो अब आंसर 3 की बजाय कम निकलेगा, लेट से 270 निकल आया। अब जब हमने रिसीवेबल बनाए 270 पे और टेबल 14 पे चलाएंगे तो फिर 0 ही होगा एंड पे, तो इसलिए टेबल हो जाएगा 0। ये वाला पॉइंट ओके। अच्छा, लेसर की लास्ट चीज देख लें। लेसर की लास्ट चीज के लिए आइए, पेज चैप्टर में है, वो हमारी कॉस्ट है। चैप्टर में आए पेज नंबर 8 पे, चैप्टर में पेज नंबर 8। अच्छा, जबानी बता रहा हूं, उसका सवाल कोई नहीं है ना, मैं करा रहा हूं, जबानी आ जाएगा समझ। मॉडिफिकेशन का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई चेंज। अच्छा, इसका सवाल प्रॉपर है लेसी में, लेसर में सवाल नहीं है, लेकिन जरूरत भी नहीं है, जबानी फिगर से बता देता हूं। मॉडिफिकेशन का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाना। पहले अंदाजा लगाया था कि लेसी एक्सटेंशन ऑप्शन लेगा, 5 साल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था और लेसी चाहे तो उसको मजीद 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है। पहले लीज टर्म शुरू में अंदाजा लगाया था कि लेसी एक्सटेंशन नहीं कराएगा, तो लीज टर्म 5 साल, लेकिन 2 साल गुजरे और अंदाजा हुआ कि नहीं करा लेगा वो एक्सटेंशन, तो ये मॉडिफिकेशन हो गई नहीं, लेकिन लीज टर्म तो हमने मॉडिफाई कर, वो हमारी एस्टिमेशन चेंज हो गई। मॉडिफिकेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाना। यानी उस लेसर को पहले हमने कहा हुआ था कि तुमने 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट इस्तेमाल करना ही करना है, उससे पहले तुम वापस नहीं कर सकते। अब हम हो सकता है उसको कहें कि नहीं, तुमने 10 साल से पहले वापस नहीं करना, टर्म्स कंडीशन चेंज हो गई। हो सकता है पहले उसने बिल्डिंग का 1 फ्लोर किराए पे लिया हुआ था, अब वो कहे जी मुझे 2 फ्लोर चाहिए, मेरा बिजनेस बड़ा चल रहा है, तो अब उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर ली, रेंटल चेंज कर दिया। अच्छा, रेंटल चेंज कर दिया, काइबोर चेंज होने की वजह से, फिक्स रेट था उसको चेंज कर दिया, तो काइबोर चेंज हो रहा है तो उससे भी तो रेंटल चेंज हो रहा होगा। वो पहले ही तय है कि काइबोर +3 हुआ करेगा, काइबोर जब भी चेंज होगा तो रेंटल चेंज होगा, लेकिन वो टर्म्स नहीं चेंज हो रही। तो मॉडिफिकेशन का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाना। अगर तो मॉडिफिकेशन इस तरह की है, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं दोबारा, कि पहले बिल्डिंग का 1 फ्लोर किराए पे लिया हुआ था, नहीं मैं फाइनेंस लीज पढ़ा रहा हूं, तो पहले एक मशीन थी जो फाइनेंस लीज पे ली हुई थी, लेसर से टर्म्स बड़ी अच्छी थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो हमने कहा यार एक मशीन और दे दो। तो अब वो एक मशीन और दे रहा है और उसने कहा क्या हम नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक रैंडम इशू करते हैं और एक मशीन की बजाय इसको 2 मशीनों का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो गई मॉडिफिकेशन कि नहीं? हो गई ना, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर ली। अगर तो ये जो नया एसेट लेसी को और दे रहे हैं
इसके मजीद पैसे भी लेंगे या उन्हीं पैसों में एडजस्ट कर दें? तो अब जो उसके मजीद पैसे लेंगे, अगर ये बिल्कुल फेयर फेयर जो बनते हैं उतना ही ले होंगे, तो इसको हम मोडिफिकेशन की बजाय समझेंगे कि हमने एक नया एसेट लीज पे दे दिया। दोबारा, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही हो और वो चेंज ऐसी हो रही हो कि नया एसेट जा रहा हो और उसके पैसे भी जायज जायज ले रहे हो, तो इस नए एसेट को मॉडिफिकेशन की बजाय न्यू लीज कहेंगे। पुराने वाले का क्या करेंगे? वो वैसे ही चलाते रहेंगे, नए एसेट की नई लीज अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर कैसा नहीं है, या तो पैसे फेयर ना हो या एसेट नया देने की बजाय वैसे ही टर्म्स चेंज कर दी हो, तो फिर क्या करना है? इसमें आगे फिर दो बातें। अगर तो ऐसी चेंज हो गई कि वो फाइनेंस की बजाय ऑपरेटिंग बन गई। पहले बिल्डिंग दी हुई थी 20 साल लाइफ वाली बिल्डिंग, 18 साल के लिए किराए पे, और रेंट भी ऐसा रखा था कि सारे पैसे पूरे कर लेने थे, तो ये फाइनेंस लीज है। 3 साल गुजरने के बाद लेसी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, उसने कहा जी आप टर्म्स चेंज कर लें। तुमने कहा चलो ठीक है 5 साल कर लेते हैं उसको, 18 से 5 कर लिया, तो अब ये फाइनेंस लीज की बजाय ऑपरेटिंग बन गई। तो इसकी फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग खत्म करके ऑपरेटिंग लीज वाली शुरू कर देंगे? नहीं, उस टाइम से। अच्छा, आप कैसे चेंज करें अकाउंटिंग? नहीं, सेल नहीं, नॉर्मल लेसर है। सेल भी थी तो पहले दिन की सेल थी ना, अब उसके बुक्स में रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा था, वो खत्म कर दें और पीपी वापस ले आए अपने पास। क्योंकि पहले वो लेसर ने फाइनेंस लीज पे दिया हुआ था, तो उसको बिल्डिंग को उसने पीपी तो नहीं बनाया हुआ था, अब पीपी बना ले, पहले दिन से चेंज कर ले। नहीं, जो 3 साल गुजर गए वो गुजर गए, अब से ऑनवर्ड चेंज कर ले। तो पीपी डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट, कितना? जितना लीज रिसीवेबल में रह गया था, जो बैलेंस रह गया था रिसीवेबल क्रेडिट पीपी डेबिट, और आइंदा से अब ऑपरेटिंग लीज चला ले। पहले इतना पढ़ लें, मॉडिफिकेशन केस 1 पढ़ लें और केस 2 का लेफ्ट वाला पोर्शन पढ़ लें, फिर मैं राइट बताता हूं। चैप्टर में पेज 8 पे लीज मॉडिफिकेशन केस 1 पढ़ लें और केस 2 का लेफ्ट पढ़ लें। है जी, स्टैंड अलोन जो इस वक्त इमरान खान IFRS 15 में पढ़ाऊंगा। आप स्टैंड अलोन का मतलब समझते हैं बिल्कुल फेयर, कि अगर अकेला बेचते तो इतने का बेचते। पॉइंट भी मैं ऐसे के बगैर भी बोलूंगा, उसमें क्या चीज है स्टैंड पहले पॉइंट में क्या केस 1 का भी, हां ये इंक्रीज करवा रहा है इसमें। अच्छा, केस 1 की अंग्रेजी जिनको समझ नहीं आई, केस 1 ये है कि मॉडिफिकेशन को एक नई लीज समझा जाएगा अगर बोथ ऑफ द फॉलोइंग पूरी हो। बोथ, अब बोथ में क्या है? नंबर ए, नया एसेट लीज पे दिया जा रहा हो, ये होगा, एंड दूसरा भी होगा। ए में है कि नया एसेट लीज पे दे रहा हूं, और बी का मतलब यह है कि उस नए एसेट के लिए जो अब हम किराया ले रहे हो वो किराया फेयर हो। क्या मतलब फेयर हो? कि अगर पुराने ताल्लुकात ना होते, पुरानी लीज ना होती और अब यह नया एसेट दिया जाता, तो फिर किस किराए, फिर किन टर्म्स पे दिया जाता? बाय एन अमाउंट कमेंसुरेट विद स्टैंड अलोन प्राइस, यानी मुताबिकत है उसकी कि अब इसको अगर अभी फेयर लीज पे देते तो क्या पैसे देते। तो अगर नया एसेट लीज पे दे रहे हैं और उसका अब से ऑनवर्ड जो किराया लेंगे वो भी फेयर होगा, तो इसको सेपरेट लीज चलाएंगे, पुरानी को पुरानी चलाएंगे। ये केस 1 है। और केस 2 ये है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर कैसा नहीं है, या तो नया एसेट ही नहीं दे रहे, या अगर नया एसेट दे रहे हैं तो पैसे फेयर नहीं दे रहे, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो फिर पहले लेफ्ट वाला कॉलम कि अब ये मॉडिफाइड लीज ऐसी है कि अगर पहले दिन पता होता तो ऑपरेटिंग लीज होती। तो अब बस जो हो गया सो हो गया, जितना रह गया था उसका लीज रिसीवेबल क्रेडिट और पीपी डेबिट, और आइंदा से अब ये ऑपरेटिंग लीज है। नहीं, फेयर वैल्यू नहीं ना, लीज रिसीवेबल जितना भी रह गया था, लीज रिसीवेबल क्रेडिट पीपी डेबिट। हाँ,
लीज रिसीवेबल जितने पे हमारी बुक्स में बैलेंस आ रहा था, लीज स्केड्यूल बना के जितना उसमें बैलेंस आ रहा था वो क्रेडिट और पीपी डेबिट, क्योंकि अभी इस वक्त कोई गेन लॉस रिकॉर्ड करना नहीं बनता, इसलिए डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से। क्योंकि अगर अभी पीपी की वैल्यू लगवा लेंगे तो कोई ना कोई गेन लॉस आ जाएगा, तो अभी इस पीपी पे कोई गेन लॉस रिकॉर्ड करना नहीं बनता। हाँ, रिवैल्यूएशन मॉडल करना है, कर लेना बाद में रिवैल्यू। राइट कॉलम समझ लें। अगर इनिशियली एनआईएल बनाया था 3 लाख पे और इंटरेस्ट और पेमेंट और क्लोजिंग, और पेमेंट चल रही थी 45,000, इतने साल गुजर चुके थे और इतने साल गुजरने के बाद बैलेंस रह गया हुआ था 186,000। जो हो गया सो हो गया। अब टर्म्स हुई चेंज इस दिन से ऑनवर्ड, और चेंज होके वो जो 45,000 होता था उसकी जगह पर हो गया 54,000। लीज टर्म भी चेंज हो गई, कम हो गई, ज्यादा होगी, जो भी है 9%। अब अभी इस वक्त लीज रिसीवेबल में बैलेंस कितना आ रहा होगा? 186। अब हम करेंगे ये कि इन रिवाइज्ड कैश फ्लोज की, जो कि रिवाइज्ड लीज टर्म है, इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे वही 9% पे, क्योंकि दोबारा रेट निकालने की जरूरत नहीं है? नहीं, हम नहीं चेंज करेंगे। इसका आंसर आ गया लेट से 194। तो अब कैश फ्लोज चूंकि ये आने हैं, इस बचे हुए बैलेंस के साथ इतने कैश फ्लोज आने से टेबल जीरो होगा? नहीं। वो टेबल कब जीरो होगा? अगर यहां पर क्या आ जाए। तो अब हम ऐसा करेंगे कि लीज रिसीवेबल को बढ़ा देंगे। कितना? 8,000, और इस बढ़ाने को अपना गेन मान लेंगे। और अब से ऑनवर्ड टेबल पे ठीक हो जाएगा। ये राइट कॉलम पढ़ लें। नहीं, रेट नहीं चेंज करना, वही ओरिजिनल वाला। नहीं, कंपैरिजन के लिए नहीं, यूज ही यही ओरिजिनल वाला। देखिए, मॉडिफिकेशन इंप्लिसिट रेट तो जरूरी नहीं ना कि लेसी के साथ टर्म्स में एग्री हो रहा हो। इंप्लिसिट रेट जो है वो तो लेसर की अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है रेट है। मकसद क्या है लेसर के लिए बनाने के लिए? कि शुरू में जो उसके आउटफ्लोज हैं, बाद में जो इनफ्लोज हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो फैला दिया जाए। ये मकसद है उस रेट का। तो जरूरी तो नहीं कि लेसर लेसी को बताए मेरा इंप्लिसिट रेट क्या है। तो टर्म्स एंड कंडीशन में इंप्लिसिट रेट नहीं चेंज हो रहा, बस वो रेंटल की अमाउंट चेंज कर रहा है, हो सकता है लीज टर्म चेंज कर रहा हो। तो अब जो रिवाइज्ड कैश फ्लोज होंगे उसको उसी ओरिजिनल रेट के ऊपर डिस्काउंट करेंगे, और लीज रिसीवेबल को जो अभी बैलेंस आ रहा है इस नए बैलेंस पे अपडेट कर देंगे। गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, और अब से ऑनवर्ड टेबल ठीक हो जाएगा। ये राइट कॉलम में लिखा हुआ। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इसका एक रिकैप देता हूं। पहले देखना है कि क्या मजीद एसेट दे रहा है, यस, तो फिर एंड पूरे पूरे पैसे ले रहा है, तो फिर क्या है, फिर ये सेपरेट लीज है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात पूरी नहीं हो रही तो उसके बाद देखना है कि कहीं ये ऑपरेटिंग लीज तो नहीं हो गई है। अगर ऑपरेटिंग लीज हो गई है तो पीपी वापस लेके पीपी डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। और अगर नहीं तो फिर चाहे नया एसेट दे रहे हैं, चाहे पुराना एसेट कम कर रहे हैं, चाहे लीज टर्म बढ़ा रहे हैं, चाहे कम कर रहे हैं, चाहे किराया बढ़ा रहे हैं, चाहे कम कर रहे हैं, जो भी होगा उसका ये हल है। यानी इस हल के अलावा बस 2 ही सिनेरियोज हैं। या तो नया एसेट फेयर रेंट के ऊपर दिया जा रहा होगा तो फिर उसकी अलग अकाउंटिंग है, या फिर अमेंडमेंट होकर वो ऑपरेटिंग लीज बन रही होगी तो ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग है। अदरवाइज यही होगा। इसके अलावा सिर्फ 2 सिनेरियोज हैं। या तो नया एसेट दिया जा रहा होगा, फेयर पैसे लिए जा रहे होंगे, तो फिर नए की अलग अकाउंटिंग है। दूसरा सिनेरियो, अमेंडमेंट हो रही होगी ऐसी कि अब वो फाइनेंस की बजाय ऑपरेटिंग बन गई, तो फिर फाइनेंस की अकाउंटिंग खत्म करके अब से ऑपरेटिंग की अकाउंटिंग चला लेंगे। और अगर ये 2 सिनेरियोज नहीं है तो फिर जो भी है ये ट्रीटमेंट है। नहीं, ऑपरेटिंग से फाइनेंस अगर आए तो वो तो फाइनेंस अब बन रही है ना, वो तो फाइनेंस ही अब बन रही है। हम तो फाइनेंस चल रही थी उसकी मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। पहले फाइनेंस थी, उसमें मॉडिफिकेशन आ गई। जो आप बात कर रहे हैं कि पहले ऑपरेटिंग थी अब फाइनेंस बन गई, तो वो तो ऑपरेटिंग खत्म हो गई, अब फाइनेंस शुरू हो गई। ये तो मैं पढ़ा रहा हूं कि पहले फाइनेंस थी, अब उसमें चेंज हो रही है। ऑपरेटिंग लीज के 2 सिनेरियोज हैं। ना 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 ना, ये ऑपरेटिंग कहां से आ गई? नहीं ना यार, अच्छा मुझे लग रहा था मैं बिला वजह रिपीट किया जा रहा हूं। मैं दोबारा बताता हूं, नहीं समझ आई तो। पहले एक गाड़ी 1300 सीसी
लीज पे दी हुई थी। अब लेसी ने कहा कि आप ना एक गाड़ी 660 सीसी ये भी हमें लीज पे दे दें, तो एक और एसेट ऐड हो गया। अब इस एक और एसेट के पैसे भी हम बिल्कुल वही फेयर ले रहे हैं जो इस एसेट को लीज पे देते तो देते। तो ये जो पुरानी लीज थी ये एज इट इज चलती रहेगी और ये जो नई हो रही है इसको अलग चलाएंगे। ये केस 1 है। केस 1 में बताएं पहले तरह। ओके, केस 2 ये है कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? या तो नया एसेट ही नहीं ऐड हो रहा, तो फिर किस बात की मॉडिफिकेशन हो रही है? हो सकता है टाइम पीरियड चेंज हो रहा हो सकता है एसेट कम किया जा रहा हो, कम भी हो सकता है। पहले 4 फ्लोर दिए हुए थे, अब उनको मतलब एक वो है क्या कहते हैं उसको, बिल्डिंग होती है यार, प्लाजा है, उसमें से 2 अपार्टमेंट्स हमने लीज पे लिए हुए थे, 3 लिए हुए थे, बिजनेस नहीं चल रहा, हम कहते हैं यार एक खत्म कर दो, बस 2 कर दो, तो अब एक एसेट में कमी आ गई ना, तो वो भी ये नहीं है। केस 1 के लिए एसेट का बढ़ना जरूरी है और उर्दू वाला उसके फेयर पैसे चार्ज करने जरूरी हैं, तो केस 1 है। और अगर ये नहीं है, क्या नहीं है? या तो दोनों बातें नहीं है या दोनों में से कोई एक नहीं है। या तो कह लें कि एसेट नया दे ही नहीं रहे ये, या फिर कह लें कि नया दे रहे हैं लेकिन पैसे थोड़े ले रहे हैं, तो फिर केस 1 नहीं है, अब केस 2 है। अच्छा, केस 2 में आगे फिर 2 बातें, या तो वो अब ऑपरेटिंग लीज बन जाएगा, ये मैंने वो नहीं बताया है, ये वो नहीं है। अगर अब ऑपरेटिंग लीज बन जाएगा तो वो लेफ्ट वाला कॉलम है केस 2 का। और लेकिन अगर ऑपरेटिंग लीज नहीं बनेगा तो फिर ये है। यानी ये जो काम करना है ना, ये वाला 2 सिनेरियोज के अलावा सब में ये काम करना है। वो 2 सिनेरियोज क्या है? केस 1 या केस 2 का लेफ्ट वाला। इसलिए मैंने कहा अदरवाइज। केस 2 में राइट कॉलम मैंने बनाया अदरवाइज, यानी इन दोनों के अलावा। आप चलें इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे कर लें। नया एसेट दे रहे हैं और हाँ, अच्छा सवाल यह है कि अगर नया एसेट दे रहे हैं और उस नए एसेट के लिए अभी जेब से कुछ और पैसे भी जा रहे हैं, तो वो पैसे भी आ जाएंगे, वो कैश क्रेडिट हो जाएगा 6000, तो ये 2 रह जाएगा। अरे न्यू एसेट का मतलब ये नहीं कि नया एसेट लीज पे देना है, एडिशनल कह लें, इसलिए वहां न्यू नहीं लिखा, वहां तो एडिशनल लिखा है ना, वो तो मैं न्यू कह रहा हूं, वहां तो ऐड करना लिखा हुआ है। ये बात तो ओके। मॉडिफिकेशन चले, लेसर डन। अब आते हैं लेसी पे। अच्छा, अब लेसर पे इतनी सारी मेहनत कर ली, तो लेसी ना मैं एक कंप्रिहेंसिव सवाल से ही लाता हूं, यानी सवाल से इंट्रोड्यूस कराता हूं लेसी। सवाल लिखें, लेसी पे आ गए हम, बुक्स ऑफ लेसी। बल्कि सवाल से पहले ना 1-2 चीजें देख लें छोटी छोटी। लेसर मैंने सारा कर लिया डिस्कस, लेसर क्लोज हो गया। चैप्टर में पेज 10 पे आए, ये 1-2 छोटी छोटी चीजें देख लें। चैप्टर में पेज 10 है, चैप्टर में पेज 10, चैप्टर 9 है ये, चैप्टर में पेज 10। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैंने शुरू में एक टेबल बनाया है, वो देखें। पढ़ के देखें टेबल। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या, मैंने एक टेबल बनाया है, स्टेटस ऑफ टर्म्स स्टडीड इन बुक्स ऑफ लेसर पोर्शन। है अर्न फाइनेंस इनकम। टाइप्स ऑफ लीज यानी ऑपरेटिंग और फाइनेंस। लेसी में कोई ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज नहीं होती, लेसी में लीज बस लीज होती है। ये जो ऑपरेटिंग और फाइनेंस की तमीज है, ये तमीज सिर्फ लेसर को करनी है। लेसी बदतमीज इंसान है, उसको ऑपरेटिंग और फाइनेंस की तमीज नहीं करनी है। लेसर के लिए लीज लीज है, लेसर के लिए लीज बस लीज है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, वो शॉर्ट टर्म लीज होती है,
वो एक अलग चीज है। अदरवाइज लीज लेसी के लिए बस लीज है, लेसर उसको ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज की नजर से देख रहा होगा, लेसी के लिए बस वो लीज है। तो जब लेसी के लिए ऑपरेटिंग और फाइनेंस है ही नहीं, तो लेसी के लिए भी ये जीआरवी नहीं सॉरी जीआईएल एनआईएल इन टर्म्स का लेसी से कोई ताल्लुक ही नहीं। ये थी ही लेसर की टर्म्स, क्योंकि लेसर के लिए इन्वेस्टमेंट थी, तो लेसी का इन टर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। जीआईएल एनआईएल अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम यूजीआरवी का ताल्लुक क्यों नहीं है? ये भी लेसर की टेंशन थी कि गारंटी से कितने ऊपर और का बिक जाएगा, तो लेसी को से कोई कंसर्न नहीं है। तो लेसी के लिए इन टर्म्स का कोई काम नहीं है। और जो बाकी ऊपर वाले डब्बे में है, इंसेप्शन ऑफ लीज, कमेंसमेंट ऑफ लीज, लीज टर्म, लीज मॉडिफिकेशन, जीआरवी, आईडीसी, इम्प्लिसिटेड, वो सब जो लेसर के लिए है वही सब इसी के लिए भी वही मतलब है। हाँ, लीज पेमेंट्स में एक चेंज है, ये मैंने नीचे एडिशन टर्म्स में लीज पेमेंट लिखी हुई है, ये मैंने ना सारी अंग्रेजी वही लिखी हुई है, ABCD तक, ABCD, ये डी तक वही अंग्रेजी है जो लेसर में थी। लेसर में इसके बाद क्या ऐड होता है? GRV। लेसर के लिए जब लीज पेमेंट पड़ी थी ना, तो उसमें ये जो ABCD है, इसके बाद ऐड हो रहा था GRV। रेंटल्स हैं 1 2 3 4 500, टोटल एक्सपेक्टेड RV 60, GRV गिवन बाय लेसी 40। चलो लेसर के लिए, लेसर लीज पेमेंट्स क्या है? लेसर ये भी और GRV। लीज पेमेंट्स लेसर के लिए होंगी 500 500 500 500 और 40, और लेसी के लिए 0। ये एस्टिमेट करेगा भी होगी। सीधे काम दिख गया 40 दे देगा सारे। कितना कम होगा? हाँ, अदरवाइज तो वो नहीं देगा ना। अगर ऐसा बिकी 40 ऊपर का जाता है तो ऐसे नहीं देगा। अगर 40 से कम का बिका तो लेसी पैसे देगा, और अगर 40 या 40 ऊपर का बिका तो लेसर की तसल्ली यह है कि मुझे 40 मिलना है, कंफर्म 40 मिलना है। लेसर की फिक्र यह है कि अगर 40 से कम बिका तो मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अगर 35 का बिका तो 5, 30 का बिका तो 10, अरे वाह जबरदस्त, और 25 का बिका तो कमाल हो गया, और 38 का बिका तो 38 का जबरदस्त यार, ये तो सीफा आसान है। लेसर के लिए, लेसर पूरी GRV वो लीज पेमेंट का हिस्सा है, लेकिन लेसी के लिए जिस अमाउंट की लेसी को टेंशन लेनी है, जैसे अगर लेसी को लगता है कि बिकता तो 60 का है लेकिन वो मोहतात होकर 40 की गारंटी कर रहा है, तो लेसी के बेस्ट अंदाजे के मुताबिक कितने पैसे लेसी को देने पड़ेंगे? लेसी ने कुछ जगह यार, लेसी ने गारंटी की है 40। अगर लेसी का बेस्ट एस्टीमेट है कि एसेट 60 का बिक जाएगा, जो कि नजर आ रहा है, तो लेसी को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन बेस्ट एस्टीमेट है 30 का, जबकि लेसी ने गारंटी कर दिया 40। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? वो रेंटल कम करने के लिए दे सकता है पैसे, वो ज्यादा की गारंटी दे सकता है। तो अच्छा, इस केस में अनगारंटीड क्या होगी? अनगारंटीड नहीं होगी। अगर इससे ऊपर के बिकने की उम्मीद होती तो अनगारंटीड है। अगर टोटल एक्सपेक्टेड ही इतनी इससे कम है तो अनगारंटीड कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेसर की लीज पेमेंट में अब इस सिनेरियो में कितना आएगा? 40 ही आएगा। लेकिन लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब उसको लगता है 10 और देने पड़ेंगे। तो लेसी की लीज पेमेंट्स के अंदर GRV नहीं है, नहीं, GRV के अगेंस्ट लेसी का जो बेस्ट एस्टीमेट है उसको पैसे देने पड़ जाएंगे, वो लेसी की लीज पेमेंट है।
और अगर ये गारंटी लेसर को किसी थर्ड पार्टी ने दी है तो यहां तो 40 आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा। तो ये जो पेज 10 के ऊपर लीज पेमेंट्स लिखी हुई हैं, शुरू से लेके डी तक तो यही लिखा हुआ है। उसके बाद वाली लाइन पढ़ लें, लीज पेमेंट्स आल्सो इंक्लूड अमाउंट्स एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय द लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। तो लेसी की लीज पेमेंट्स के अंदर जीआरबी नहीं शामिल है। अगर लेसी ने गारंटी की है और लेसी को लगता है कि उसको पैसे देने पड़ जाने हैं, तो जितने पैसे उसको देने पड़ जाने हैं ये वो है। हम कौन स्टूडेंट, ये इसको देखें ना। हाँ, अगर ये दी ही नहीं हुई, ये दी नहीं है, टोटल एक्सपेक्टेड आरबी का जिक्र ही नहीं है, फिर तो ज्यादा बेहतर असम्पशन क्या है कि टोटल एक्सपेक्टेड आरबी 0 होगी, है 40 ही होगी, फिर तो इधर कुछ नहीं आएगा फिर। तो इसलिए आपको अगर टोटल एक्सपेक्टेड आरबी बताई है उसके डिफरेंस से पता चलेगा। अच्छा, एक से अगली टर्म भी देख लें, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, इसका मतलब होता है कि अगर लेसी ये जो एसेट लेसर से ले रहा है, अगर वो ही तरह का एसेट इतने ही अरसे के लिए सेम यूज कहीं से लोन लेता और फिर इस एसेट के पैसे देता, तो उस लोन के ऊपर उसको क्या इंटरेस्ट पड़ता। ये लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। आसान अल्फाज में, लेसी अगर इस लेसर से एसेट लीज पे लेने की बजाय कहीं से पैसे अरेंज करता तो उसको क्या इंटरेस्ट पड़ता, तो उसको लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कहते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है ये बताता हूं अभी। एसेट खरीदता मुनासिब नहीं है। अगर ये एसेट 5 साल के लिए लीज पे ले रहा है इस बिल्डिंग की लाइफ 50 साल, लेकिन लेसी बस 5 साल के लिए किराए पे ले रहा है, तो वो अपनी इस 5 साल के यूज के कितने पैसे देता, और वो पैसे वो लोन लेके लेता, तो फिर जो इंटरेस्ट होता वो। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको ऐसे समझ लें, वैसे सवाल में तो इस नाम से ही गिवन होगा, लेकिन आप समझ लें कि अगर वो पैसे देने के लिए लोन लेता तो कितने % पे लोन मिलता। ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, इसका काम क्या है ये बताता हूं बस अभी। सवाल लिखें, ये जो अगले पेज पे लीज अकाउंटिंग है, मैं वो इस सवाल से सिखाता हूं आपको। लीज टर्म, लीज टर्म 4 years, 4 साल लीज टर्म है। कमेंसमेंट ऑफ लीज 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 2022। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 12%, 12%। इम्प्लिसिट रेट, इम्प्लिसिट रेट 14%, 14%। और ब्रैकेट में लिखें नॉट नोन टू लेसी। ownership will be ownership of asset, ownership of asset will be transferred, ownership of asset will be transferred to lessee on paying a BPO price of, on paying a BPO price of 25,000, 25,000। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट लीज टर्म क्या बताई मैंने, 4 साल। यूजफुल लाइफ 6 साल, यूजफुल लाइफ 6 years।
आईडीसी पेड बाय लेसी, आईडीसी पेड बाय लेसी, $12,000, 12,000। लीज रेंटल बता दी मैंने, लीज रेंटल है 78,000, 78,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर, 78,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। और लिखें 9,000 रुपए वर इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एसिड, 9,000 रुपए इसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च किए हैं लेसी ने। चलें, बस रिक्वायर्ड है मुझसे पहले साल की जनरल एंट्रीज और एसओसीआई और एसएएफपी के एक्सट्रैक्ट्स। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस। क्यों और कैसे पता पूरे आ रहे हैं? मैंने तो नहीं बताई फेयर वैल्यू, बताई नहीं मैंने फेयर वैल्यू, निकालेंगे कैसे आप? हाँ जी, बार्गेन परचेज ऑप्शन है ना भाई, बीपीओ है तो फाइनेंस लीज है, लेकिन लेसी के लिए ये बस लीज है। तो लेसी ये करेगा कि वो आज अपने पास क्या बोला मैंने, 1 जनवरी 22, वो 1 जनवरी 22 पे बेशक एंड पे ये ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, लेकिन अभी इस वक्त वो अपना इसको प्लांट इनहेबिट नहीं कर सकता। अभी वो इस एसेट को 4 साल क्यों यूज कर लेगा? ओनरशिप तो बाद में ट्रांसफर होनी है। उसके पास राइट ऑफ यूज है, वो इस राइट ऑफ यूज को अपना एसेट कहेगा, तो राइट ऑफ यूज एसेट नामी एक एसेट डेबिट हो जाएगा। और पैसे तो उसने भी सारे नहीं दिए, तो फिर वो लीज लायबिलिटी क्रेडिट कर लेगा। कितनी अमाउंट से? एनआईएल तो है नहीं, तो लेसी ने आज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, लेकिन पैसे तो देने हैं 4 साल बाद, तो फिर वो इनकी निकालेगा पीवी। तो इस एंट्री की अमाउंट होगी पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स यानी रेंटल भी, और अगर वो जो जीआरवी होता तो वो भी। किस रेट पे डिस्काउंट करना है? अगर तो इंप्लिसिट रेट पता है तो बेस्ट है, लेकिन अगर इंप्लिसिट रेट नहीं पता तो काउंटिंग तो करनी है, तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। मैंने सवाल में आपको दोनों बताएं, लेकिन साथ ये भी कहा है कि लेसी को नहीं पता इंप्लिसिट, तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। तो लीज पेमेंट्स की पीवी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पे देखिए कितनी, क्या क्या रेंटल है? 75,000, 78,000। इसके ऊपर लगा 1 - 1 प्लस इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितना है? अच्छा, बात ना कम या ज्यादा रेट की नहीं है। अगर इंप्लिसिट रेट पता है तो इंप्लिसिट रेट, नहीं पता तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पावर -4। फिर इसके अलावा बीपीओ भी है 25,000। जी, वो एनआईएल थी, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी, यहां पर नहीं है जी। 252801 252801 252801। लेसी आईडीसी पे कर रहा है, तो लेसी इसको एक्सपेंस बना दे।
हाँ जी, लेसी आईडीसी पे कर रहा है, इसको एक्सपेंस बना दे, या ओवर द लीज टर्म, ओवर द लीज टर्म। ये जो राइट ऑफ यूज यहां डेबिट किया ना, ये नाम तो राइट ऑफ यूज है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीपीई है, ये पीपी के साथ उठे बैठेगा, ये पीपी में ही आएगा। कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल सब वैसे ही होगा, बस इसका नाम राइट ऑफ यूज एसेट है। क्या होगी? इंपेयरमेंट भी होगी, पूरा I-16 लगेगा इसके ऊपर। तो अब ये जो आईडीसी लेसी पे कर रहा है, इसको एक्सपेंस बनाए या प्री पेमेंट पे रखे? लेसी जो आईडीसी पे कर रहा है, लेसी ये आईडीसी पे करेगा तो उसको राइट ऑफ यूज मिलेगा, तो वो आईडीसी को राइट ऑफ यूज की ही कॉस्ट में डेबिट करेगा, राइट ऑफ यूज ही डेबिट। कितना? 12,000। ये वो जो आईडीसी पे किया है वो कैश ही है, मैं वैसे ही लिख रहा हूं आईडीसी जो। और क्या हो रहा है 1 जनवरी को? है राइट ऑफ यूज का हिस्सा बन गया ना अब ये। हाँ जी, अब इसकी इंस्टॉलेशन पे भी खर्चा है, तो अब मैंने कहा ये बिल्कुल पीपी है, तो पीपी है तो इंस्टॉलेशन भी उसी के अंदर ही ऐड होगी। तो राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, कितना? 9,000। ये बन गया राइट ऑफ यूज एसेट। अब ये जो राइट ऑफ यूज एसेट है ये एक पीपी है। अब से ऑनवर्ड क्या होगा? ये डेप्रिशिएट हुआ करेगा, और लीज लायबिलिटी के साथ अब से ऑनवर्ड क्या होगा? जो फाइनेंशियल लायबिलिटी में IFRS 9 फाइनेंशियल लायबिलिटी, साल के एंड पे अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, और पेमेंट लायबिलिटी डेबिट, और कैश क्रेडिट। अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट होती थी एक चीज, तो लीज लायबिलिटी के साथ बिल्कुल अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट जैसा मामला होगा कि हर साल के एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और जब पेमेंट होने लगेगी तो लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। और राइट ऑफ यूज के साथ क्या होगा? पीपी है ये। अब ये पीपी है तो डेप्रिशिएट होगा, लेकिन एक बात इसमें थोड़ी सी टेक्निकल ये है कि कितने अरसे पे डेप्रिशिएट होगा? और ऑफ चैप्टर में पेज 11 पे आए, चैप्टर में पेज 11, चैप्टर में पेज 11, इनिशियल मेजरमेंट, चारों पॉइंट पढ़ लें। पॉइंट नंबर 1 का ब्रैकेट अभी अगले सवाल में कराऊंगा मैं, पेज 11 टॉप पे, रिकग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट, चारों पॉइंट्स पढ़ लें। पॉइंट 1 का ब्रैकेट में भी अगले सवाल से सिखाता हूं। हाँ जी, पॉइंट 1 से लेके 4 तक का पढ़ लें। ये पॉइंट नंबर 3 I-37 डिसमेंटलिंग की प्रोविजन, तो वो भी पीपी डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट होती है, वो लिखा हुआ है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आते हैं। राइट ऑफ यूज के साथ क्या करना है? राइट ऑफ यूज पीपी है और डेप्रिशिएट होगा। डेप्रिशिएट कितने अरसे पे फैला के होगा? ये पॉइंट 2 पढ़ के देखें, समझ आती है बात। इसी पेज के एंड पे पॉइंट 2 सारा, इंक्लूडिंग अगले पेज के टॉप पे डब्बा, पेज 11 के एंड पे 2, यानी डेप्रिसिएशन का क्या करना है, ये पॉइंट 2 सारा पढ़ लें, इंक्लूडिंग अगले पेज के टॉप पे एग्जाम टिप्स का डब्बा। फिर वो यूजफुल लाइफ की बात भी नहीं करेगा। यूजफुल लाइफ की बात ही तब करेगा जब ये चीज टेस्ट करनी होगी। जी पॉइंट 2, अगर तो एसेट एंड पे लेसर को वापस हो जाना है ना, तो इसके लिए डेप्शन के लिए पीरियड और है, और अगर एसेट लेसी ने रख लेना है तो फिर पीरियड और है। अगर एसेट लेसी ने रख लेना है तो लेसी एसेट मैक्सिमम कितना अर्सा यूज कर लेगा? लीज टर्म। क्या लीज टर्म उसका यूज रोक देगी? अगर एसेट लेसी ही ने रख लेना है तो फिर डेप्रिसिएशन में लीज टर्म का कोई काम नहीं है।
लेकिन अगर एसेट लेसर को वापस जाना है तो लीज टर्म से ज्यादा तो कर नहीं सकता डेप्रिशिएट, क्योंकि वो तो वापस कर ही देना है। हां, हो सकता है यूजफुल लाइफ उससे भी कम हो सकता है मार्केट की वजह से लीज एसेट 5 साल की लीज पे दिया जाता हो, लेकिन लेसी को चाहिए सिर्फ 3 साल के लिए था, तो यूजफुल लाइफ 3 साल। नॉर्मली होगा नहीं ऐसा, लेकिन हो सकता है। तो अगर तो एसेट लेसी ने रख लेना है तो फिर यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट होगा, और अगर लेसी ने वापस करना है तो फिर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। वो तो इकोनॉमिक लाइफ होती है। एसेट की अपनी लाइफ को इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं। यूजफुल लाइफ यही है कि हमने कितना यूज करना है। नहीं, यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ लिखवाया मैंने तो जब यूजफुल लाइफ लिखवाया तो यूजफुल लाइफ ही है ना। हाँ, एसेट इस सवाल में अभी जो मैंने सवाल लिखवाया है इसमें एंड पे लेसी ने एसेट रखना है या वापस कर देना है। जब रख लेना है तो फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हुए 4 साल का कोई काम नहीं है, 6 साल। तो अब ईयर एंड के ऊपर 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी? राइट ऑफ यूज कितना? दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये सारी राइट ऑफ यूज की कॉस्ट है 12 और 9 21 और वो 273,801 डिवाइडेड बाय 6, 4 नहीं 6, 45634। तो ये सवालों के हिंट हैं कि अगर सवाल में बीपीओ आ रहा है या लिखा हुआ ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो फिर लेसी ने रखना है। अगर सवाल में हिंट है कि जीआरवी है तो इसका मतलब एसेट वापस जाना है। और उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा और लायबिलिटी पे हो जाएगी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। इसके लिए बनाना पड़ेगा लीज स्केड्यूल। इस स्केड्यूल का ओपनिंग स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये स्केड्यूल राइट ऑफ यूज एसेट का बनाएंगे हम कि लीज लायबिलिटी का? लीज लायबिलिटी का। तो इस टेबल का जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, वो इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि ये लीज लायबिलिटी का टेबल बन रहा है तो जितनी की हमने पहली दफा लीज लायबिलिटी क्रेडिट की है ये उतने से बनेगा। टू 52,801 31 दिसंबर 22 12% लगाया हुआ 30,336 78 205137 31 दिसंबर 23। अच्छा, टेबल पूरा बनाना पड़ेगा लाजमी। ये बात कर दी थी मैंने पहले कि टेबल पूरा बनाना पड़ेगा। तो जिस साल की रिक्वायरमेंट है उससे बस एक साल ज्यादा बना लें। 24,616 78,000 151। तो बस ये 2 लाइनें काफी हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बन गया 30,336 एक्सट्रैक्ट्स एसओसीआई के क्या आएगा इसमें? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा और
आईडीसी एक्सपेंस आएगा, वो तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट का हिस्सा बन गया, वो तो डेप्रिसिएशन में शामिल है। तो 2022 की डेप्रिसिएशन हो गई 45634 और इंटरेस्ट हो गया 30336। और एसएफपी में क्या आएगा? ये राइट ऑफ यूज इसका पीपीई है, तो ये इसके नॉन करंट एसेट्स में आएगा। और लीज लायबिलिटी बिल्कुल वहां फाइनेंस लीज की तरह नॉन करंट और करंट में तोड़ के। तो एक तो आएगा इसका राइट ऑफ यूज एसेट पीपीई में कितना 273,801 और पहला ही साल है तो डेप्रिशिएट हो गया 45634 2267। और नॉन करंट लायबिलिटी में और करंट लायबिलिटी में बिल्कुल वही लीज रिसीवेबल वाला तरीका, यहां खड़े हम। रेहान ये कवरेज कर ले यार इसकी रोक रोक के। राइट ऑफ यूज अगर ये बिल्डिंग है जो लीज पे ली है और आगे फिर किसी को लीज पे दे दी है तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। हाँ जी, नोटेड है। सवाल लिखे और लीज टर्म 4 years, लीज टर्म 4 साल,
commencement of lease 1 जुलाई 2021 1 जुलाई 2021 लीज रेंटल्स 80,000 payable at start of every year. 80,000 payable at start of every year. Implicit rate 11%, 11%. Incremental borrowing rate 13%. इम्प्लिसिट रेट 11% है और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 13% है। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है। टोटल एक्सपेक्टेड आरवी एट एंड ऑफ लीज टर्म 40,000 40,000 Residual value guarantee given by lessee 50,000। चीजें रिपीट कर रहा हूं। लीज टर्म 4 साल है। कमेंसमेंट डेट 1 जुलाई 21 है। लीज रेंटल 80,000 80,000 पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर है। इम्प्लिसिट रेट 11% है। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 13% है और अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है और टोटल एक्सपेक्टेड आरवी 40,000 है और रेजिडुअल वैल्यू गारंटी गिवन बाय लेसी 50,000 है। आईडीसी पेड बाय लेसी 8,000 useful life of similar owned assets 7 years 7 साल। चले रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी 30 जून 22 का। एंट्रीज एसओसीआई एसओएफपी पहला ही साल 30 जून 22। बता दे फेयर वैल्यू का कोई काम नहीं इम्प्लिसिट रेट लेसर निकालता है, लेसी नहीं निकालता। नहीं उसकी मजबूरी नहीं है ना, वो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पे कर सकता है, कोई मजबूरी नहीं है उसका इम्प्लिसिट रेट। चलें ठीक है, लेक्चर 90 में करते हैं इसको डिस्कस। ठीक है।